हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। उसके दो पार्ट हैं, SN1 एंड SN2। SN1 अपन लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हम SN2 पढ़ेंगे। सबसे पहले SN2 के वर्ड पे जाते हैं। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, S means substitution, N means nucleophilic और 2 means bimolecular। Bimolecular means ये इस रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। बाइमोलिक्यूल मीन्स इस रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ये 2 किसकी वजह से आया है? इस 2 ऑर्डर रिएक्शन की वजह से आया है कि दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने के कारण यहां पे 2 आया है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर अपन मैकेनिज्म पे चलते हैं। एग्जाम्पल रहेगा NaOH प्लस मिथाइल हैलाइड एसीटोन यहां पे सोलवेंट है। और फिर होगा क्या? Na क्या है? मेटल क्या लेता है? पॉजिटिव चार्ज। OH माइनस फिर नेगेटिव ले लेगा। ये ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव, यहां से ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लेगा। सेम यहां पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ऐड हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ऐड हो जाएगा। अपना बनेगा क्या? OHCH3NaCl मिथाइल एल्कोहल मिलेगा अपन को। देखिए मैंने इसको इन्वर्स करके लिखा है, जो यहां था उससे बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट लिखा है। अपन मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो अपन को उल्टा ही मिलता है। जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में ये लिविंग ग्रुप है, ये जो जुड़ा हुआ हैलाइड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर ये प्रोडक्ट हमें इन्वर्जन के फॉर्म में मिलता है, उल्टा मिलता है। तो मैकेनिज्म पे जाते हैं अपन। मैकेनिज्म में इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में ओनली एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स हम इसी स्टेप से इस रिएक्शंस की रेट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसमें क्या था? SN1 में देखिए, उसमें कार्बोकैटायन बनता है स्टेप फर्स्ट में और वो स्लो स्पीड होती है और उसी को रेट डिटरमाइन स्टेप वहां पे बोला था, उस स्टेप फर्स्ट को बोला था। और यहां पे ओनली एक स्टेप होती है और उसी को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलते हैं। कार्बन, यह हैलाइड ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन। होगा क्या कि OH माइनस NaOH जो था अपना, इसका ये OH माइनस अब क्या बन गया है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव को पसंद करता है, वो क्या होता है? वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो OH माइनस यहां पे क्या? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की ही अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो OH माइनस यहां पे अटैक करता है। अटैक इसके अपोजिट वाली साइड से करता है। अपोजिट वाली साइड से करता है तो अपन को एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट मिलती है
उस स्टेट में कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हो जाते हैं, कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है और 5 वैलेंसी अनस्टेबल है, अनस्टेबल होती है। ये अनस्टेबल है, ये ट्रांजिशन स्टेट है जो लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल क्यों है? यहां पे देखिए, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है और जो ये बॉन्ड जो पहले Cl वाला बॉन्ड है वो तो निकलना चाहेगा ना, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये हैलाइड अपना पोजीशन छोड़ना चाहेगा, छोड़ने के साथ साथ ही उसी टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और दोनों एक साथ ऐड होते हैं कार्बन के साथ। ये भी बॉन्ड वीक होता है, ये भी बॉन्ड वीक होता है और ये निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स ले चुका है इससे। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये इस पे पूरा कंप्लीटली नेगेटिव था। इसने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कार्बन को दिए हैं क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की 5 वैलेंसी है, लीस्ट स्टेबल फॉर्म है, लीस्ट स्टेबल है। तो अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा OH इधर C H और Cl माइनस यहां से अलग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको, ये OH मैंने इस पीछे बैक साइड से इसने अटैक किया है, इसकी वजह से मैंने OH को इस साइड में दिखाया है। तो इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन जो SN1 में क्या मिलता था, जो सेम जिसमें हैलाइड ग्रुप निकल रहा था उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसे रिटेंशन बोला था। और उसके अपोजिट अटैक कर रहा है तो उसको इन्वर्जन बोला था। तो रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सअप 50-50% मिल रहा था। अपन ने वहां पे उसको बोला था रेशमिक मिक्सर मिल रहा है SN1 में। तो SN1 में क्या मिलता है अपन को? रेशमिक मिक्सर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और SN2 में क्या मिलता है? हम अपन को इन्वर्जन मिलता है। मींस ये पीछे वाले की साइड से अटैक करता है और ये ग्रुप जो जुड़ा है, ये यदि मान लीजिए ये क्लोरीन, मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए क्लोरीन आपके बैक साइड की ओर है और ये प्रोडक्ट ऐसे है, सबस्ट्रेट पहले ऐसे है, तो प्रोडक्ट अपन को ऐसे मिल जाएगा। ये बैक साइड से ना होके ये तो यहां से तो निकल जाएगा ना, यहां से तो Cl माइनस निकल जाएगा और अब ये OH इधर ऐड होके, सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, ये H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा अपना प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ? जो ये दूर था, ये ग्रुप जो दूर जुड़ा था, ये पास जुड़ गया है। मींस एक पॉजिटिव वाला, मैंने बताया था पॉजिटिव या D ग्रुप का हो, मींस एक PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और नेगेटिव या L नेम का होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इन्वर्जन बोलते हैं। मींस SN2 में जो अपन को प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन होता है, वो इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये तो रही, इसमें बनती क्या? ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इन्वर्जन मिला है, स्टेप एक ही स्टेप में कंप्लीट हुई है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये चीजें याद रखनी है। SN2 में 2 स्टेप थी, पहली स्टेप रेट डिटरमाइनिंग थी और उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था। यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं बन रहा है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, कोई मीडिएटर नहीं बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी थी और उसके बाद में वो लिस्ट अनस्टेबल थी, लिस्ट स्टेबल थी और लास्ट में अपन को तो प्रोडक्ट मिल गया, वो इन्वर्जन की फॉर्म में मिला है। ठीक है, इन्वर्जन किस लिए बोला है? क्योंकि ये बैक साइड से अटैक किया ना, जिधर Cl जुड़ा था उसके बैक साइड पे जुड़ा है OH ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, तो उसको इन्वर्जन बोला। उसी साइड से जुड़ता तो उसे रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही अपनी पूरी मैकेनिज्म इसकी। अब इसको मैं थोड़ा सा इस SN2 रिएक्शन को अम्ब्रेला जो प्रोडक्ट मिलता है उसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहाँ पे ऐसा समझिए, ये एक अटैकिंग ग्रुप है,
ये एक अटैकिंग ग्रुप है और ये एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। यहां पे ये क्या, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ये अम्ब्रेला किसको दिखा है, कार्बन, ये इस साइड वाला पार्ट बड़ा है ना, इसको मैंने इस तरीके से अम्ब्रेला वाला वो ऊपर वाला ये मैंने इस साइड से दिखाया है। और ये जो कर्व्ड शेप है इसको मैंने हेलाइड में ये दिखाई है। तो ये बनता क्या है फिर, ये क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है। यहां पे फिर होता क्या है, इन्वर्जन हो जाता है इसका, और ये अपन को क्या मिलता है, इस टाइप से मिलता है। ये क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और लिविंग ग्रुप ऐसा है, जो जिस साइड से आ रहा है ना उस साइड को मैंने कर्व शेप से दिखाया है। जिस साइड से ये आ रहा है इधर से ये निकलेगा, इसको कर्व शेप से दिखाया है। फिर ये ऐड हो गया और यहां से ये निकल गया, और ये जो निकला है उसको क्या बोला है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। इसको लिविंग न्यूक्लियोफाइल मिला है। तो मैं इस पूरी रिएक्शन, ये प्रोडक्ट जो मिलता है अपन को, उसको मैं अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल सकता हूं। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन फॉर्म में अपन को प्रोडक्ट मिलता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन मिलता है, और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं मिलता है, मतलब कोई मीडिएटर नहीं बनता है, और डायरेक्ट अपन को प्रोडक्ट मिलता है। ये सभी चीजें इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आप उस जो रिएक्शन थी उस पे जाइए, फिर से ये देखिए, उस रिएक्शन पे जाइए। इस रिएक्शन में क्या क्या है, ये क्या है, सबस्ट्रेट, पूरा सबस्ट्रेट है। तो एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा ये रिएक्शन, दूसरा ये लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, तीसरा थर्ड वन क्या रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उस पे भी डिपेंड करेगा, और फोर्थ वन ये सोलवेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सोलवेंट पे भी डिपेंड करेगा कि SN2 रिएक्शन किस सोलवेंट में अच्छी होगी। तो ये चार फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल और सोलवेंट। ये चार फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले उन चारों में से सबसे पहले फैक्टर लेंगे अपन स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट का फैक्टर लेंगे, और उसमें उसका हेडिंग रहेगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ये समझिए ये क्या, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये सबस्ट्रेट अच्छी SN2 रिएक्शन दे सके। तो मैं ये कहूं, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर में पॉइंट नंबर 1 लिखा है, स्मॉल सबस्ट्रेट फेवर्स SN2। स्मॉल सबस्ट्रेट फेवर्स SN2 मीन्स जितना छोटा सबस्ट्रेट होगा अपना उतनी ही अच्छी SN2 की रेट होगी। इसको समझिए। मीन्स मैं अब ये कह सकता हूं कि मिथाइल की ज्यादा होगी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्यों, अब मैं क्यों बताऊंगा आपको क्यों। यहां पे ये हुआ मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री में क्या करना है, एक मिथाइल और ऐड कर देना है। यहां पे ये हुआ 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, ये हुआ 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होता है, तीनों ग्रुप जोड़ देते हैं मिथाइल ग्रुप। अब ये हुआ,
अब होता क्या है आपको पता है, मैंने बताया है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करेगा तो ये कार्बन के साथ जो भी ग्रुप जोड़े हैं वो छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, तभी तो उसको अच्छे सी जगह मिल पाएगी, अच्छा स्पेस मिल पाएगा अटैक करने के लिए। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स जुड़े हो यहाँ पे और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कैसे कर पाएगा? वो तो नहीं कर पाएगा ना। जब यहाँ पे स्मॉल होगा तब वो अच्छे से कर पाएगा, और लार्ज होंगे, ये लार्ज होंगे तो बैक साइड से अच्छा अटैक नहीं कर पाएगा। आगे से करना होता कर लेता, बट ये रिएक्शन ऐसी है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो क्या होता है कि बैक साइड से अटैक करने के कारण जो ये ग्रुप्स होते हैं ये छोटे होने चाहिए, तभी ये SN2 रिएक्शन ज्यादा जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथाइल हैलाइड सबस्ट्रेट ज्यादा अच्छी SN2 देता है। किससे? 3 डिग्री हैलाइड से। किससे? 3 डिग्री हैलाइड से। क्यों? क्योंकि मुझे जगह चाहिए भाई, न्यूक्लियोफाइल को जगह चाहिए अटैक करने के लिए। अटैक करने के लिए जितनी अच्छी उसको स्पेस मिलेगा वहां उतना ही अच्छा वो रेट दे पाएगा SN2 की। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि सबस्ट्रेट विथ इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases the rate of SN2। the rate of SN2 मतलब क्या हुआ कि वो सबस्ट्रेट जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप ऐड हो रखा हो वो SN2 अच्छी देगा। क्यों देगा? मैं बता देता हूं क्यों देगा वो। आप एग्जाम्पल पे जाइए, मैं ये एक ऑर्डर लिख लेता हूं। इस ऑर्डर पे जाइए, ये X क्या है यहां पे? हैलाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है तो क्या होता है, ये अच्छे से इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। कौन? ये हैलाइड अच्छे से इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से निकल लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा तो जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ सकता है उतना ही अच्छा ये जल्दी निकलेगा। और जितना ये जल्दी निकलेगा, ये क्या है? ये लिविंग ग्रुप है ना। जितना अच्छे से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा NU- न्यूक्लियोफाइल, उतना अच्छा बैक से अटैक करेगा ना इस पे, उतना जल्दी बैक से अटैक करेगा तो उतनी ही अच्छी रेट होगी। तो सीधी बात यही है कि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना जल्दी NU- अटैक करेगा, उतनी ही अच्छी रेट होगी। तो निकलने के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप ऐड हो रखे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा और यहां से फटाफट यहां से ये हैलाइड ग्रुप यहां से निकलेगा और फटाफट ये रिएक्शन देगा। तो कहने का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़ा हो तो रेट बढ़ जाती है SN2 रिएक्शन की। तो ये फैक्टर फर्स्ट था, सबस्ट्रेट का फैक्टर था, उसमें 2 पॉइंट अपन ने देख चुके हैं। अब सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर था, अब सेकंड फैक्टर देखते हैं, लिविंग ग्रुप। सेकंड फैक्टर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप पे आते हैं। अब ये लिविंग ग्रुप क्या है? अभी मैंने बताया ये एक्स हैलाइड, ये है लिविंग ग्रुप। जब ये छोड़ेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आसानी से जुड़ेगा तो ये छोड़ने वाला ग्रुप है, ये यहां से निकल रहा है, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप बोला है। अब लिविंग ग्रुप के लिए एक सेंटेंस मैं बोलता हूं कि वीक बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। वीक बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों? आप सोचिए,
बेस क्या होता है? जो H प्लस लेता हो और इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर देता हो। जो लोन पेयर आसानी से दे दे वो उतना ही अच्छा बेसिक नेचर शो करता है। तो मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहता, तो जो हैलाइड ग्रुप है, कोई भी कंपाउंड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाह रहा, तो हैलाइड ग्रुप उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना पाएगा? उतना अच्छे से नहीं बना पाएगा ना, उतना अच्छे से नहीं बना पाएगा। तो ये एक लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप हो गया तो मैं अब जितना अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाया तो उतना ही अच्छा ये लिविंग ग्रुप हुआ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वीक बेस, बेस क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन अच्छे से देता वो बेसिक नेचर शो करता है। तो वीक बेस कौन सा होता है? जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा अच्छे से। कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाएगा तो ये जो भी हैलाइड ग्रुप है वो निकल जाएगा, वो लिविंग ग्रुप है। तब मैं कह सकता हूं कि जितना वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए अपन इसके फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड फैक्टर है और उसमें अपन फर्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं कि जब पीटी में पीरियडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है उस कंपाउंड की, एलिमेंट्स की। तो उन एलिमेंट्स की कंपाउंड पावर बढ़ती है तो वो उतना अच्छा H प्लस देने का पावर रखते हैं। H प्लस दे देंगे तो एसिडिटी पावर बढ़ती है। एसिडिटी पावर बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी कम होगी। बेसिसिटी कम होगी, अभी मैंने बताया है, जो वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं Lg लिविंग ग्रुप प्रोपोर्शनल होगा, वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, बेसिक नेचर के, और लिविंग ग्रुप प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर के प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियस है ना, बेसिक के इनवर्स है तो एसिडिक के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों चीजें यहां पे याद रखनी है। और पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, बेसिक नेचर कम हो जाएगा। बेसिक नेचर कम हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि फ्लोरीन की ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है OH माइनस से, NH2 से और मिथाइल ग्रुप से। इस पॉइंट को अब आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है, वीक बेस है। इधर जाते हैं बेसिक नेचर कम होता है, ये वीक बेस है। वीक बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वीक बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये अपना ऑर्डर क्या रहेगा? ये ऑर्डर रहेगा। अब पॉइंट नंबर अपना फैक्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड। सेकंड में फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। सेकंड पॉइंट है कि जब पीटी में पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको पता है कि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो जितनी अच्छे से साइज बढ़ेगा उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H प्लस अच्छे से दे सकता है, H प्लस अच्छे से दे सकता है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर कम होगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बेसिक नेचर कम होगा, बताया है मैंने, बेसिक नेचर जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो मैं ये ऑर्डर लिख सकता हूं कि I माइनस Br Cl और फ्लोरीन, ये मेरा ऑर्डर रह जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है तो बेसिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर कम होगा तो ये अपना लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है तो बेसिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर कम होगा तो लिविंग ग्रुप ये अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिविंग ग्रुप में याद रखना। अब तीसरा पॉइंट भी है लिविंग ग्रुप में, वो क्या है कि लिविंग ग्रुप जब किसी रेजोनेंस क्या करता है। तीसरा पॉइंट में दूसरा फैक्टर चल रहा है, दूसरा फैक्टर लिविंग ग्रुप का, उसमें अपन 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कि रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है तो सोचिए क्या होता है। मैं इस एनिलीन की बात करता हूं यहां पे,
एनिलीन की बात करता हूं, यहां पे ये रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के लोन पेयर किसी अन्य कंपाउंड को इतनी इजीली दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहे हैं, रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तब ये इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएंगे। और इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा, ये बेसिक नेचर कम हो जाएगा ना। मैंने बताया था आपको कि एनिलीन का बेसिक नेचर अमोनिया से कम होता है, इसी की वजह से होता है कि क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। मैंने ये भी बता दिया, बेसिक नेचर कम हो गया, रेजोनेंस जितनी ज्यादा होगी तो उसका बेसिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर कम होगा तो लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो लिविंग ग्रुप 3 तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तब भी पीरियडिक टेबल में तब भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और रेजोनेंस आ जाए तब भी बढ़ती है, क्योंकि इन सब में एसिडिक नेचर बढ़ता है, उसकी वजह से बेसिक नेचर कम हो जाता है, तो लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यह रहा अपना पॉइंट नंबर 2, फैक्टर 2 सेकेंड नंबर का फैक्टर है। और थर्ड नंबर का फैक्टर अपन पढ़ेंगे अब। थर्ड नंबर का फैक्टर है द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको अच्छे से समझना है, होता क्या है। आप जब अपन पीरियडिक टेबल में जाते हैं, पीरियडिक टेबल में जाते हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल मैंने जहां पे पढ़ाया था वहां पे आप देखिए, वहां पे जाइए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को पसंद करता है। नेगेटिव चार्ज होता है इसके मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अच्छे वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे वाले हैं तो ये लुईस बेस हुआ ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि पीरियडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, अभी मैंने बताया बेसिक नेचर कम होता है, और मैंने ये भी बताया कि न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो करता है, तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। मतलब अब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की NH2 और CH3, ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर कम होता है। बेसिक नेचर ही न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो ओनली तभी करता है जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सेकंड पॉइंट में देखेंगे, जब पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं पीटी में, तो यह बेसिक नेचर को फॉलो नहीं भी करता और करता भी है। ये फॉलो नहीं भी करता और करता भी है, किस पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सोलवेंट पे, कि अपन ने क्या सोलवेंट लिया है। अब अपन वही पढ़ेंगे कि सोलवेंट, और इस SN2 में भी सोलवेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करने में सोलवेंट का उतना योगदान है। तो फिर हम चलते हैं कि सोलवेंट कैसे अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को। तो मैं पहला सोलवेंट ले लेता हूं। इसमें देखना, मैं थर्ड फैक्टर है उसमें पॉइंट नंबर 1, 2 पढ़ चुका हूं। पॉइंट नंबर 2 में फर्स्ट ले रहा हूं। आपको कुछ भी नोट्स में समझ नहीं आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से नोट्स ले लीजिए। सेम नोट्स हैं, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके अंदर आ रहा है, तो मैं बताने की पूरी ट्राई कर रहा हूं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए और अच्छे से नोट्स पढ़ लीजिए वहां पे। तो थर्ड जो भी अपना फैक्टर था उसमें 2 पॉइंट लिख चुके हैं, और सेकंड पॉइंट में पहला पॉइंट लिख रहे हैं अपन कि ये सोलवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो सोलवेंट अपन क्या करें, अपन एक सोलवेंट ले लेते हैं और वो सोलवेंट लेते हैं प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटिक पोलर सोलवेंट। अब प्रोटिक पोलर सोलवेंट क्या होता है कि प्रोटिक सोलवेंट हैव हाइड्रोजन एटम, प्रोटिक सोलवेंट PS हैव हाइड्रोजन एटम
bound to an oxygen and nitrogen atom means कि ऐसे सोलवेंट जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हों वो प्रोटिक सोलवेंट होते हैं, वो प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले लू मैं H2O, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ROH, RNH2 और R2NH। ये मेरे एग्जाम्पल रहेंगे। एग्जाम्पल प्रोटिक सॉल्वेंट के लिखूं तो ये मेरे एग्जाम्पल रहेंगे। अब प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या, होता ऐसा है कि प्रोटिक सॉल्वेंट में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ा है या फिर नाइट्रोजन जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ा है या नाइट्रोजन जुड़ा है तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है। तो ये यहां पे ब्रेक करना चाहेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव। यदि मैं वाटर को ऐसे शो करूं तो इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा हाइड्रोजन पे। तो ये क्या करेगा, जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, तो वो जब अटैक करने लगेगा सबस्ट्रेट पे, मान लीजिए यहाँ पे सबस्ट्रेट है और ये मैं सोलवेंट ले रहा हूं, ये सोलवेंट में मैंने वाटर लिया है, तो इसका हाइड्रोजन इससे पहले रिएक्ट कर लेगा और इसको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कवर कर लेगा। मैं बता देता हूं कि मान लीजिए फ्लोरीन अपना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे वाटर ने क्या किया, बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखते हैं, वो अगर उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं किसी अच्छे वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और ये क्या करते हैं, HOH, ये वाटर है, इन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इन पे क्या है पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव, इन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियोफाइल को पहले कवर कर लिया। जब ये पीछे से बैक साइड से सबस्ट्रेट पे अटैक करने वाला था, उससे पहले ही सोलवेंट ने इस पे कवर करके और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इसको कवर कर लिया। इसका मीन्स ये अब रेट उतनी अच्छे से दे नहीं पाएगा, ये सबस्ट्रेट पे अटैक कर ही नहीं पाएगा इतना अच्छे से। तो क्या होगा, तो SN2 की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सोलवेंट यूज किया है, कौन सा, प्रोटिक सोलवेंट यूज किया है, उसकी वजह से SN2 की रेट कम हो जाती है। तब मैंने वहां पे एसीटोन सोलवेंट यूज किया था, पहले वाली रिएक्शन में आप जाके देखिए, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एसीटोन, क्योंकि एसीटोन प्रोटिक सोलवेंट ना होके एप्रोटिक सोलवेंट है, एप्रोटिक सोलवेंट होने के कारण वो SN2 देता है और प्रोटिक सोलवेंट SN2 नहीं देता, इसकी वजह से नहीं देता है। तो मैं ये कहूं अब कि अब फ्लोरीन का, अब क्या हुआ कि जब ये फ्लोरीन था इसका साइज कम है, इसका साइज बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसने जो भी वाटर था उसके मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। बट मैं ये यहाँ पे क्या करूं, अब मैं एक अच्छा वाला बड़ा ग्रुप ले लेता हूं, बड़ा न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा, वाटर इसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ा तो उस फ्लोरीन वाले से तो थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन दे सकता है ना, फ्लोरीन वाले से थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन दे सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ध्यान से देखिए, नीचे जाने पर तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेसिक नेचर के प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पे तो I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, I-, Br-, Cl- और F-, ये ऑर्डर तब रहेगा जब हम पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं और प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये ऑर्डर रहता है न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी का, और ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट है बेसिक नेचर के। जो बेसिक नेचर होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें और टॉप टू बॉटम जाएं तो
न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, ये बिल्कुल बेसिक नेचर के अपोजिट बिहेव करती है। मैंने तभी इसलिए पहले बताया था कि जब अपन पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब तो बेसिक नेचर को ये फॉलो कर लेती है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, बट टॉप टू बॉटम जाती है तो सोलवेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे प्रोटिक सोलवेंट यूज किया तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, एप्रोटिक सोलवेंट यूज करूंगा। एप्रोटिक सोलवेंट क्या होगा, सेम वैसा ही होता है, वो भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, प्रोटिक भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, बट इसमें वो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं ले पाता पहले से ही, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप जोड़ा है उससे बहुत ज्यादा होती नहीं है। इसकी वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वो लेता नहीं है। उसकी वजह से जो भी न्यूक्लियोफाइल था उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। इसलिए कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में एप्रोटिक सोलवेंट यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर देगा सबस्ट्रेट पे, और अच्छे से अटैक कर देगा तो अच्छी रेट दे देगा SN2 की। सीधी बात है, SN2 की वो अच्छी से रेट दे देगा। तो मैं ऐसे बोलूं, एक एग्जांपल से लेते हैं अपन कि यहां पे ये ब्रेक होगा तो K प्लस और I माइनस क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये CH3 CH2Br ये हैलाइड है। यहां पे मैंने मेथेनॉल यूज किया है, मेथेनॉल CH3OH। तो क्या होगा, ये तो वही हो गया ना, ये प्रोटिक सोलवेंट है, ये प्रोटिक सोलवेंट H प्लस देगा और इसके ऊपर कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा, बनेगा अपना प्रोडक्ट, बट बहुत टाइम लगेगा उसको बनने में, बनेगा अपना प्रोडक्ट, बहुत टाइम लगेगा बनने में। ये रिएक्शन हुई। सेकंड रिएक्शन क्या होगा, सेम सबस्ट्रेट लेते हैं और यहां पे सोलवेंट चेंज कर देता हूं, मैं एसीटोन ले लेता हूं, तो सेम ये तो वही K प्लस और I माइनस में होगा, और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, और ये माइनस वाला इस पे ऐड हो जाएगा, और यहां पे सेम वही प्रोडक्ट देगा, बट जो इसकी रेट होगी 500 टाइम्स ज्यादा होगी पहले वाली रिएक्शन से। क्यों होगी, क्योंकि यहां पे मैंने एसीटोन सोलवेंट यूज किया है। एसीटोन एप्रोटिक सोलवेंट न्यूक्लियोफाइल, जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल था, इसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, उससे कवर नहीं कर पाता, तो ये अच्छे से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देता, और जो जितना अच्छे से अटैक करेगा वो उतनी ही अच्छी रेट दे देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके चारों तरफ कवर कर लेता तो ये इतनी अच्छी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, इतना अच्छा अटैक नहीं कर पाता, तो ये इतनी अच्छी रेट नहीं हो पाती, ये इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाता। तो ये 500 टाइम्स रिएक्शन फास्ट होती है पहली वाली रिएक्शन से, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिए। तो मैं अब ऑर्डर लिखूं यहां पे, ऑर्डर ऑफ एनाइंस न्यूक्लियोफाइल मींस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियोफाइल में दो टाइप के ग्रुप्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, एक तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल भी आते हैं। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनका ऑर्डर क्या रहेगा, F फ्लोरीन पहले, सबसे ज्यादा Br और I। ये किसका है, ये बेसिक नेचर का है। ये बेसिक नेचर क्यों हुआ है, बेसिक नेचर को किस लिए फॉलो किया है, ये किया है जब हमने सोलवेंट एप्रोटिक यूज किया, तब ये बेसिक नेचर को फॉलो किया है, ठीक है। इस बात को याद रखना। मैंने बताया है आपको, अभी पीछे वाला मैं एक बार फिर से बताता हूं कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो करता है, ठीक है, बट टॉप टू बॉटम जाते हैं तो करता भी है, नहीं भी करता। नहीं तब करता है जब वो हम प्रोटिक सोलवेंट ले लेते हैं, वहां पे प्रोटिक सोलवेंट ले लेंगे तो नहीं करता, उसके जस्ट अपोजिट होता है। और बेसिक नेचर को न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ तब ये फॉलो करती है तब जब यहाँ पे एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये पूरी समरी रही अपनी, ठीक है। अब ये तो रहा ऑर्डर जब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और ऐसा ऑर्डर जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, ऑर्डर ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे अपन,
ऐसे देखिए कि मैं पीरियडिक टेब में लिखूं एलिमेंट्स, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऐसे ये पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं ये कहूं कि जब साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे जाते हैं, मैं अब ये पॉइंट किस पे चल रहा है, ऊपर से नीचे जाने वाला में ही है ना, टॉप टू बॉटम जाने वाले में ही है। लेफ्ट टू राइट तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने वाले में ही है। तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन, साइज बढ़ेगा किसी भी चीज एलिमेंट का साइज बढ़ा तो उसमें वो उतना अच्छा बॉन्ड वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगा ना, ये वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो ये पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स ज्यादा आएंगे। जब साइज ही छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड तो थोड़े ही होंगे ना, जब साइज ही बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज्यादा होंगे तो यहां से जो भी ट्रांजिशन स्टेट जो अपनी बनती है SN2 रिएक्शन में, उसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। और ऐसे समझिए कि कोई एक बॉन्ड है, उसको तो ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, अगर ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो ये उतना ही स्टेबल है। तो अब एनर्जी कम है मींस ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो SN2 रिएक्शन फटाफट देगा। ठीक है, समझ में आया। साइज बड़ा, पोलराइजेशन बड़ा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स ज्यादा हो जाएंगे तो जो भी ट्रांजिशन स्टेट, TS मींस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रहेगी वो कम हो जाएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, वो भी जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, और वो अनस्टेबल हो गई तो SN2 रिएक्शन फटाफट देगा। वो जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी ना उतना ही ज्यादा SN2 रिएक्शन देगा। मींस मैं ये कह सकता हूं कि अपना ये ऑर्डर रहेगा कि H2SE H2S H2O नीचे जाने पर क्या किया था मैंने, SN2 रिएक्शन अच्छी बताई थी। अभी आपने पीछे में देखा है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा SN2 रिएक्शन अच्छी देता है, SN2 रिएक्शन अच्छी देता है तो अपना ऑर्डर ये बन जाता है। इसके साथ ही ये भी लिख सकता हूं कि PH3 और NH3, क्योंकि N के जस्ट नीचे फॉस्फोरस है ना, तो ये ऑर्डर अपना ये ऑर्डर बन जाता है। किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बनता है, और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को। ठीक है, अब अपना जब न्यूक्लियोफाइल के थर्ड पॉइंट रहेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनाइनिक चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज मोर पावरफुल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो खुद के कॉन्जुगेट एसिड से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं, मैंने बस यहां पे लिखा है ताकि आप एक जगह पे नोट कर ले इन चीजों को। अगर आपको कुछ ये पॉइंट सब कुछ थोड़ा भी इसमें डाउट हो रहा हो नोट्स में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो अपना तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि नेगेटिव चार्ज मोर पावरफुल होता है किसमें, न्यूक्लियोफाइल में, किससे, कॉन्जुगेट एसिड से, या कह सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट हो गए कवर, 3 फैक्टर कवर हो गए अपन। अब फोर्थ फैक्टर कवर करते हैं, और फोर्थ फैक्टर है सोलवेंट। क्या, सोलवेंट कैसे अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को। मैंने आपको बताया है कि SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सोलवेंट अच्छा होता है, एप्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए। अब SN2 रिएक्शंस में 4 बहुत ही अच्छे वाले सोलवेंट यूज किए जाते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट होता है डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड, इसको हम DMF बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये रहता है NOCH। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस NOCH। सेकंड रहता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको बोलते हैं DMSO,
इसका फॉर्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस SO, सल्फर और ऑक्सीजन साथ में जुड़े हैं। थर्ड होता है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरेमाइड HMPA बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला रहेगा CH3 का होल ट्वाइस नाइट्रोजन और इसका होल थ्राइस, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ऐड है। फोर्थ वन रहेगा एसीटोनाइट्राइल, इसका है CH3CN। ये अपने फॉर्मूले, ये अपने 4 सॉल्वेंट हैं जो SN2 रिएक्शन में अपन यूज करते हैं। और मैंने बता दिया है कि प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को कम करता है उसकी रेट, और एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 की रेट को बढ़ाता है। क्यों, मैंने बताया है सबको। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देता है, उसका जो भी हाइड्रोजन, प्रोटिक होता क्या है, जिसमें हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्ट हो चुका हो, वो प्रोटो वाले में आता है। तो उसमें क्या करता है कि वो न्यूक्लियोफाइल के साथ पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसको कवर कर लेता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक नहीं कर पाता, तो SN2 रिएक्शन कम दे पाता है। तो एप्रोटिक में जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें ऐसा कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला ग्रुप होता नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो बॉन्ड भी नहीं बना पाता, न्यूक्लियोफाइल के कवर भी नहीं कर पाता, तो न्यूक्लियोफाइल को कवर नहीं कर पाएगा, तो SN2 रिएक्शन अच्छे से दे पाएगा। तो इन सब में एक ऑर्डर भी लिख लो कि सबसे बेस्ट सोलवेंट कौन सा है। CH3CN सबसे बेस्ट है, उसके बाद में DMF, उसके बाद में DMSO, और उसके बाद में वाटर, या अपन कह सकते हैं कि मिथाइल एल्कोहल। ये तो प्रोटिक हो गए ना, तो प्रोटिक तो SN2, ये किसके लिए ऑर्डर, SN2 रिएक्शन के लिए। तो SN2 रिएक्शन में प्रोटिक तो लेस, उसको बहुत ही कम, उसकी रेट कम कर देते हैं ना प्रोटिक तो प्रोटिक तो लास्ट वाले में आएंगे, और उसकी रिएक्टिविटी, ये जब सोलवेंट, सबसे अच्छा सोलवेंट ये है, इस सोलवेंट को यूज करते हैं तो बहुत अच्छा SN2 रिएक्शन होती है। उसके बाद में DMF, उसके बाद में DMSO, ये अपन सोलवेंट लेते हैं तो SN2 रिएक्शन फास्ट होती है प्रोटिक सोलवेंट की बजाय। ठीक है, ये पूरा अपना सब कुछ SN2 रहा। अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे SN2 और SN1 के एग्जाम्पल्स, उनमें कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उन दोनों के एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।